विधानसभा के सत्र के दौरान जिन लोगों का जिस रूप में भी कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा है, चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी, सचिवालय के सभी अधिकारी विधानसभा के, और चाहे हमारे प्रशासन का, चाहे यहाँ पर कांगड़ा के जिला के प्रशासन का, और आप सभी मित्रों का, मीडिया से जुड़े मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 5 दिन का ये सत्र आज समाप्त हुआ है और जो हमारा एक निर्धारित लक्ष्य रहता है कि एक साल में हम 35 सीटिंग पूरी करें, उसमें से 3 सीटिंग कम रहती है। और वो सिचुएशन आपके सामने है कि कोविड के कारण हमको पीछे बजट सत्र भी कम करना पड़ा, और बजट सत्र के बाद फिर मानसून सत्र को हमने आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, उसमें हमने लंबा किया, 10 दिन का सत्र किया। अभी के सत्र में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हुई है और सारे विषयों को लेकर के सरकार की ओर से सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने अपना पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा है। और स्वाभाविक रूप से सरकार के 4 साल के कार्यकाल में समाज के वर्गों से, अलग अलग वर्गों से मांग के रूप में बहुत सारे विषय आते हैं, और उस दृष्टि से चाहे कर्मचारी वर्ग है, अलग अलग सेक्शन से अलग अलग मांगों को लेकर के भी हमसे मिले, और उसके अतिरिक्त समाज के भी अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर मिले हैं, और जिनको सबको हमने सुना है, सुन करके उनके समाधान की दृष्टि से क्या किया जा सकता, उस दिशा में प्रयत्न करने की हमने बात कही है। सत्र के दौरान मुझे मुख्यमंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की जो मीटिंग थी वाराणसी में, काशी में, 2 दिन में उसमें भी जाने का मौका मिला। आमतौर में मैं सत्र कभी नहीं छोड़ता, लेकिन वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और पूरे देश के सभी एनडीए रूलिंग स्टेट के, जो बीजेपी एनडीए रूलिंग स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स वहां थे, और पूरा दिन 2 दिन प्राइम मिनिस्टर वहां पर थे। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियां साझा होनी थी, इसलिए हमने वहां पर जाकर के उस बैठक में हिस्सा लिया। और बैठक करने के पश्चात आज भी कार्यक्रम था हालांकि, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि विधानसभा का सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। जहां तक सारी चीजों को लेकर के मुझे अब ज्यादा कुछ कहना नहीं है, विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की है। थोड़ी इस वक्त की थोड़ी ताजगी है क्योंकि चुनाव के परिणाम कुछ उनको उत्साहित करते हुए दिखे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी चीजें स्थायी नहीं रहती है। हम जीतते रहे, 2014 के बाद लगातार जीतते रहे, ये वो भी स्थायी नहीं होता है। दौर ऐसा आया जब हम अभी उपचुनाव में हम नहीं जीत पाए, लेकिन उनको भी इस बात को मान के चलना चाहिए, अगर जीत गए तो वो स्थायी है, वो ऐसा नहीं है। अब के इस उपचुनाव के दौर में हमने इस बात को अनुभव किया कि सहानुभूति के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर कांग्रेस पार्टी को एक अवसर प्राप्त हुआ, और ये अवसर सदैव नहीं मिलता, सदैव नहीं होगा, और एक बार हुआ तो हो लिया, लेकिन आने वाले की परिस्थितियां अलग होंगी। और उसके बाद में ये आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि 4 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहा है। 1 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद देने के लिए धर्मशाला आए थे, और 4 साल पूरा होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोटी काशी मंडी में आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए आएंगे, और आप सब भी आमंत्रित थे, आप सब आइए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने कोशिश की है इन 4 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक आगे बढ़ाएं, आगे चलाएं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कार, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, देवभूमि हिमाचल प्रदेश है। देवभूमि के नाम से इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के मनुष्य भी, आदमी भी देवतुल्य हैं, तो इसलिए
उस संस्कार और संस्कृति के साथ हम काम करते हुए प्रगति करें, आगे बढ़ें। उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कोविड का इतना बड़ा संकट आने के बावजूद भी अब काफी हद तक सफल हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, कैग की रिपोर्ट आई है सर, उसमें वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठे हैं। आमदनी हमारी कम हो गई और खर्चा ज्यादा। स्वाभाविक रूप से जो हालात हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, कोविड की स्थिति एक अलग तरह की स्थिति है और कैग की रिपोर्ट आमतौर पर आज से पहले भी आती रही तो उसमें इस बात का जिक्र सदैव ही होता रहा है कि आय से ज्यादा खर्चा हो रहा है, आय के संसाधन खड़े करिए, इस बात का सुझाव उनकी ओर से आता है। अब की बार भी आया है, निश्चित रूप से आया है और इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसके लिए वर्तमान सरकार ही इसके लिए दोषी है, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हालात जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उन लोगों के कारण ये स्थिति बनी है। जब ये हिमाचल प्रदेश 4 वर्ष पहले हमने यहाँ पर नेतृत्व की दृष्टि से संभाला था तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो जहाँ ऋण की दृष्टि से तो कहाँ पहुंच गए थे, इस बात को लेकर के मुझे उन आंकड़ों में जाऊंगा मैं तो सारी चीजें वो उनको परेशान करने वाली हैं, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आने वाले समय में हालात ठीक हों, कोविड के दौर से अगर हम बाहर निकलें तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल में निश्चित रूप से मैं देखता हूं कि संभावना अभी तक भी है कि हम अपनी आर्थिकी को सुधारने की स्थिति में बढ़ सकते हैं। सर, सदन में सर्वांगीण विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन एक साल में अगर हम काउंटर करें तो मरीज जो है हिमाचल प्रदेश से 2,75,000 मरीज पीजीआई के लिए रेफर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए सरकार क्या? देखिए, एक बात तो इस बात को मान करके चलना पड़ेगा, ये आंकड़ा मुझे मालूम नहीं कितना वेरीफाइड है, लेकिन फिर भी आरटीआई के आंकड़े के अनुसार ये मुझे मालूम नहीं कहाँ किस हॉस्पिटल की किसकी बात कर रहे हैं, कि आईजीएमसी से बात कर रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश से अगर बात कर रहे हैं, अगर रेफर्ड केस हैं, देखिए अपना इलाज करने के लिए हर व्यक्ति बेहतरीन स्वास्थ्य संस्थान में जाता है और उस दृष्टि से अगर हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति का इलाज अगर वो महसूस करता है कि मुझे बेहतर इलाज के लिए यहाँ से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है तो रोकना उचित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में नंबर गया होगा। लेकिन मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने बहुत प्रगति भी की है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल की धरती पर अब बिलासपुर में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ओपीडी की शुरुआत वहां पर हो गई और उसी के साथ साथ में मेडिकल कॉलेज में हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक प्राइवेट सेक्टर का हमारा मेडिकल कॉलेज अलग से है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति हमने पकड़ी है पिछले 1 साल 1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से। इस कोविड के दौरान पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से रहा है, चाहे वो सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी प्रकार की बात को लेकर के, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश हुई है। महत्वपूर्ण फैसला आपने लिया है, क्या कुछ रहने वाला है इसमें? कब तक उसकी स्थापना होगी? देखिए, लोकायुक्त बिल पहले का है, हमने अभी उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट जो है उसमें डाली है। वो अमेंडमेंट इसलिए डाली है कि पहले उसमें कंडीशन ये थी कि जो भी लोकायुक्त के इस पद पर होगा, कोई व्यक्ति किसी की नियुक्ति होगी, वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज ये होना चाहिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाते हमारे पास नाम नहीं उपलब्ध हो पा रही थी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के रूप में वो भी नाम हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इस कारण से भरने में कठिनाई आ रही थी। हम भी इसको गंभीरता से लेते हैं कि ये होना ही चाहिए, लोकायुक्त का बनना बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से हमने अब जो है बाकी राज्यों ने, बहुत सारे राज्यों ने इस दिशा में आगे बढ़ करके काम किया। उनने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट के जस्टिस को भी उसमें जो है वो बनाने का प्रावधान जोड़ा है। उसी प्रावधान को हमने इस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा है। सर, महंगाई और रोजगार को लेकर के सरकार कितनी चिंतित है, क्योंकि कोविड के बाद जो बेरोजगारी हुई है? स्वाभाविक है, ये दो विषय
सदैव चिंता करने वाले हैं। यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर दो चीजों का इनका समाधान हो जाए तो मैं समझता हूं कि उसके बाद फिर कुछ काम करने की जरूरत रहेगी नहीं। महंगाई और दूसरी बात जो हमारी पर्टिकुलरली जो बेरोजगारी की बात है, लेकिन महंगाई का ये दौर में आपके जरूर मैं कहना चाहता हूं, कोविड एक ऐसी सिचुएशन रही है जिसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई है कोविड के कारण। ये सहज परिस्थिति नहीं है और इस कारण से अगर महंगाई थोड़ी बहुत अगर बढ़ी भी है तो उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के कारण ये हालात पैदा हुए, इकोनॉमी तबाह हुई है पूरी दुनिया की, देश की और प्रदेश की भी आपको तो ऐसे में ये दौर मुझे लगता है कि अब संभलते संभलते संभल जाएगा और आने वाले समय में इसका समाधान निश्चित रूप से हमको सार्थक दिशा में दिखेगा। सर, पूरे 5 दिन के सत्र में 4 दिन धरना और प्रदर्शन बाहर दिखाई दिया। सरकार हर मांग को लगभग मानती हुई नजर आई, लेकिन सरकार ने पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, मैं एक बात कहूँ, ये जो खासतौर से ये विंटर सेशन जब चौथे साल का होता है तो ये सारी जगह ये तो आते रहे जाते रहे, यहाँ तो लोग धरना लगा करके ही बैठते थे, हमने ऐसे भी देखा है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बात कही है उनकी बात हमने कई लोगों की हमने बात सुनी है, कई लोगों की बात मानी है। जो मानने के लायक थी उसको माना है, जो सुनने के लायक थी उसको सुना है और आने वाले समय में विचार करेंगे उन सारी चीजों को लेकर के। उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करना कोई, मैं इसमें ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई नई चीज है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो अनावश्यक रूप से विपक्ष वाले प्रवोक करके हर वर्ग को इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोवोकेशन से लोगों को बचना भी चाहिए और यथार्थ को समझना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए। हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश में कोशिश यही होगी, जो जेन्युइनली जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उनका समाधान करना बहुत जरूरी है। पदाधिकारी के खिलाफ सर मामले दर्ज किए गए हैं सर, जबकि वो अपने अधिकार को लेकर सर यहाँ पे सरकार के पास आए थे। सर, इस बारे में क्या सरकार उन सारी चीजों को लेकर के विचार करेंगे, मालूम करेंगे इश्यूज क्या थे, किस कारण से एफआईआर हुई है। शांता जी ने भी उसका समर्थन किया है, सामान्य वर्ग आयोग के गठन का। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है उसमें? देखिए, उसमें अभी हमने उनको इन प्रिंसिपल स्वीकार किया है कि सभी दूसरे वर्गों के भी हमारे पास जो है वो कमीशन बने हुए हैं। ओबीसी कमीशन है, एससी कमीशन है। अगर जो हमारा सामान्य वर्ग है वो भी अगर कमीशन की मांग कर रहा है तो उनकी मांग को भी सुनना चाहिए और सुन करके मान लेना चाहिए। अपने अपने इश्यूज को लेकर के वो हमारे सामने अपनी बात को कहने की स्थिति में होंगे। जब कमीशन होगा तो अपने बात वहां पर कहने की स्थिति में हो पाएंगे। इतना हुआ सर। उमेश सिंह ठाकुर ने 2 टूक चेतावनी दी है कि ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। सर, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं मालूम कर लूंगा पहला की एफआईआर हुई। सर, 25 तारीख को सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, क्या उपलब्धि सरकार दिखाएगी और किस तरह से सरकार इसको मनाएगी? 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और हम ये कह सकते हैं कि कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हम नहीं रुके। विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हिमाचल प्रदेश खास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया उस तरह से आगे बढ़ा है जहां जिस प्रकार से हिमाचल को जिस दिशा में बढ़ना चाहिए। प्रगति हर क्षेत्र में हुई है और सहजता और सरलता हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक इसको प्रदेश को बढ़ाने की हमारी जो एक काम करने की एक पद्धति रही है उसके अनुरूप बढ़ा है। और ऐसे में मैं कह सकता हूं हर क्षेत्र में जो इन बातों का जिक्र करने की कोशिश करते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसे विकास कार्य जो है आज भी चले हुए हैं। विकास को इतने बड़े संकट के बावजूद कोविड के हमने नहीं प्रभावित करने दिया, विकास को रुकने नहीं दिया। ये हमारी कोशिश रही है। सर, प्रदेश के अस्पतालों में जो है सरकार के द्वारा वेंटिलेटर्स की व्यवस्था जो है वो ठीक की गई है, नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए गए हैं, परंतु उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए तकनीकी विशेषज्ञ जो है वो नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, सारी चीजों को लेकर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के साथ साथ में मैन पावर की जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि हमको
उसके लिए प्लान करना चाहिए। कोई भी हमारे पास सुविधा ऐसी हो और उसके संचालन के लिए मैन पावर ना हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बड़ा हमने साफ कहा है और उस दृष्टि से जितनी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से करेंगे। सर, सरकारी कर्मचारी हर वक्त सरकार के साथ खड़ा आता है, ऐसे में चाहे हिमाचल प्रदेश पुलिस की बात कर ले या टीचर्स फैकल्टी की बात कर ले। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 8 साल की मांग आपके सामने है, लेकिन आपने ही अपने वायदे किए थे कि रिटायरमेंट के 3 महीने पहले प्रमोट किया जाएगा और इंस्पेक्टर के तब के तक को गैजेटेड घोषित किया जाएगा। सरकार के 4 साल हो गए सर, आखिर कब पूरा होगी ये मांग? देखिए, सारी बातें कर्मचारियों से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं, हम जो जितने कर्मचारियों के इश्यूज इस तरह के हैं जो काफी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने बहुत सारी देखी है। एक वर्ग को हम कोई सुविधा देते हैं तो दूसरे वर्ग का कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाता है, कोर्ट में जाता है मामला। इसलिए हमने कहा कि जल्दबाजी में करने के बजाय सारी चीजों का आकलन करें, अध्ययन करें, उसके बाद ही हम निर्णय लें और निर्णय लेकर के आगे बढ़ें, वही उचित रहेगा। इन्हीं सारे प्रोसेस के दौरान जो है हम इन दिनों में चले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थोड़ा और वक्त दे दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की और आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त दीजिए, क्या तो शिमला ही मुलाकात होगी न मुलाकात तो अब विंटर प्रवास में आपके बीच में यहाँ होंगे ना। सर, सवाल ये था कि जो गैजेटेड रैंक की मांग की जा रही है उसमें वित्त विभाग को फायदा है। 13 महीने की जगह 12 महीने की सैलरी लेने को तैयार है। ये पांडे जी का सुझाव अच्छा आया हुआ है। चलो वित्त विभाग को अगर उनको सहमति है तो हम विचार करेंगे, निश्चित रूप से सोचेंगे उसमें क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया।